गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर करण अग्रवाल। आज हम लोग एमटीपी पेपर नंबर 9, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 9 आज हम लोग करने वाले हैं। यस, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर सीरीज। 8 टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 9, मॉक टेस्ट पेपर 9 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें आ रहे हैं एंड दे आर सो वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड रिस्पॉन्स। यस, देखो क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग, अभी हम लोग वर्चुअली मिलते हैं तो वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर उसके वजह से ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कितना इफेक्टिव हो रहा है, क्या आउटपुट मिलने वाला है, तो फिर थोड़ा सा जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इफेक्टिव टीचिंग तभी लगती है किसी भी टीचर को कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, हेल्प मिल रहा है, चीज़ें आसान हो रही है, पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मार्क्स आने वाले हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट एनी एंड एवरी टीचर एम्स एट, एंड मोर सो एट आकाश अग्रवाल क्लासेस। हम लोग कमर्शियल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग जनरली टीचिंग में बिलीव करते हैं। सो दैट ये टीचिंग क्या करता है, एक तो आपके लिए चीज़ें आसान बनाता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, एंड फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, जिसके वजह से हम लोग हार्डवर्क डालना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे कंट्री से एग्जाम देने वाले, कॉम्पीट करने वाले एक दूसरे के साथ। तो फिर एग्जाम का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। तो इसीलिए हम लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल आ रही है। आकाश सर के लॉ के रिविजन लेक्चर स्टार्ट हो गए डेली ऑन आवर यूट्यूब चैनल लाइव एट 4 PM। आपने कल का लेक्चर शायद देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आज से लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर लीजिए एवरी डे एट 4 PM एज प्रोमिस्ड। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ना कुछ आकाश अग्रवाल क्लासेस की टीम आपके लिए एंड तक लाती ही रहेगी, राइट। सो चैनल पर बने रहेंगे, एनर्जी बनाए रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे मार्क्स लेंगे, एंड फिर जल्द ही वापस से लौटेंगे आकाश अग्रवाल क्लासेस के पास फॉर योर CMA इंटर, राइट। दिस इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर CMA। तो यहाँ पर CMA इंटर के लिए भी फिर हमारे पास पेन ड्राइव कोर्सेज है, एप्लीकेशन पर है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, गूगल ड्राइव है, बहुत सारी चीज़ें। देखो, वर्चुअली मिलने के बहुत सारे बहाने, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। आज हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं, यस, द स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल एज द टीचिंग कम्युनिटी। तो उसका हम लोगों ने एडवांटेज लेना चाहिए। घर के कंफर्ट में बैठकर आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो, राइट। सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन, जहां पर हम लोग आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 9 देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारा 9 पेपर है। देखो, देखते देखते हमारे 8 पेपर्स हो भी गए। आज 9 पेपर, कल 10 पेपर, तो हमारे एक पार्ट ऑफ रिवीजन तो कंप्लीट हो गया है। साथ ही में लॉ का लाइव रिवीजन चल रहा है एट 4 PM ऑन आवर चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर है, नहीं देखा है तो वो पहले का भी कंटेंट आप देख सकते हो, राइट। चलो, एंड डू शेयर विद पीपल प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, लास्ट कुछ ही दिन है, बहुत क्रूशल रहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, राइट टू गिव ऑर्डर्स, ये तो अथॉरिटी है। एंड द पावर टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस, यस, ये भी अथॉरिटी। देखो, रिवीजन, अथॉरिटी इज व्हाट, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, अधिकार है ऑर्डर देने का। एंड आई हैव द पावर टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस, आपसे काम करवाने का, इज डिफाइंड बाय हुम। ये डेफिनेशन किसने दिया है? बर्नेट ने दिया है, फेयोल ने दिया है, स्ट्रॉन्ग ने दिया है, या लुईस एलन ने दिया है? हमारा आंसर है डी, लुईस एलन। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। यस, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एक्सैक्ट ओबीडियंस वाज गिवन बाय लुईस एलन। ठीक है, चलो, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन लर्न करने वाला क्वेश्चन आ गया है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा अगला है लिस्ट में, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, Which theory is also called traditional authority theory? देखो, अभी ये अथॉरिटी के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस है। कुछ हमारे मॉडल में हमको नहीं मिले रहेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख के उनको मार्क कर लीजिएगा, प्लीज लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। आउट ऑफ द ट्रैक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की काम बातें नहीं है। Which theory is also called as traditional authority theory? कौन सी थियरी को नाम दिया गया है ट्रेडिशनल अथॉरिटी थियरी? एक्चुअली ये थियरी है द फॉर्मल अथॉरिटी थियरी। ये आप लोग प्लीज लर्न कर लीजिए। कौन सी थियरी को ट्रेडिशनल अथॉरिटी थियरी कहा गया है? द फॉर्मल अथॉरिटी थियरी, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लर्न करना है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी थियरी, फॉर्मल अथॉरिटी थियरी। ठीक है, चलो, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 19, द टाइप ऑफ अथॉरिटी इज इन्वेस्टेड विद द पर्सन्स बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय देम। कौन सी टाइप ऑफ अथॉरिटी इज इन्वेस्टेड इन पीपल, लोगों को कौन सी अथॉरिटी मिले है बाय वर्च्यू, मतलब उस ऑफिस की पोजीशन के वजह से जो अथॉरिटी मिल रही है वो कौन सी टाइप की अथॉरिटी, वो कौन से टाइप की अथॉरिटी जो पर्सन को मिल रही है बिकॉज ऑफ द ऑफिस, बिकॉज ऑफ द पोजीशन हेल्ड बाय हिम और हर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है। यहां पर ऑप्शन देखेंगे, द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थियोरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थियोरी, फॉर्मल तो हमारी ट्रेडिशनल वाली थी वो पढ़ लिया हमने, द कॉम्पिटेंस थियोरी और लास्ट है द ऑर्गेनाइजेशन थियोरी। By virtue of the office, by virtue of the position held by them is nothing but the competence theory। आंसर है C। प्लीज इस वाले को भी लर्न कर लीजिए कि बाबा कौन सी थियोरी, कौन सी टाइप ऑफ अथॉरिटी है जो मिलती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय अ पर्सन। ये है द कॉम्पिटेंस थियोरी। कॉम्पिटेंट है इसलिए तो उस पोजीशन में है ना, जनरली, नॉट नेसेसरली आज के जमाने में, बट फिर भी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 20, when an individual or a group agrees to work, when an individual or a group agrees to work under the direction of an informal leader, informal leader, यहां पर कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अग्रीइंग टू वर्क अंडर समवन, लेकिन वो लीडर कोई इनफॉर्मल लीडर है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल डेलीगेशन बोलेंगे, इनफॉर्मल डेलीगेशन बोलेंगे। इनफॉर्मल डेलीगेशन है, कोई फॉर्मल लीडर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई डेलीगेटेड ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी सुन रहे हैं, उसके अंडर, उसके डायरेक्शन में काम कर रहे, तो ये क्या हो जाता है, इनफॉर्मल डेलीगेशन। इसको प्लीज हाईलाइट कर दीजिए, मार्क कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो रेफरेंस से भी हमको पता रहनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ये बहुत सारी चीज़ें जो है रेगुलर लेक्चर्स में देते रहते हैं, क्योंकि डिस्कशंस वैसे चलते रहते हैं, तो रिवीजन सीरीज है तो इसलिए हम लोग वो बहुत सारा कंटेंट नहीं दे पाते, राइट। अभी हम लोग क्या आगे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो वी कैन लर्न देम, ठीक है। द डेलीगेशन ऐसे बहुत रेयर, एक आधा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तक देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ऐसे बहुत सारे आए थे क्या, नहीं आए थे, सो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर है, एक आधा क्वेश्चन आएगा, उतना तो इंस्टीट्यूट करेगा भी ना यार, उतना तो चेक करेगा भी नॉलेज हमारा। चलो, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, कन्वेंशंस और यूजेज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी on the basis of custom, convention or usage is known as what, is known as a oral delegation, delegation of authority because of, on basis of the customs, conventions or usage, इसको बोलते हैं oral delegation। ये भी लिख लीजिए। देखो अथॉरिटी के बारे में दो तीन नई चीजें हम लोग को आज देखने को मिली है, तो ये फटाफट है ना, नोट्स बना लीजिए इसके, ये लिख लीजिए, क्या होता है पता रहेगा हम लोगों को, हमको थोड़ा भी स्कोप नहीं छोड़ना है, कुछ भी हमको मिस्टेक का बिल्कुल भी चांस देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है लिस्ट में, चलो 22 देखेंगे हम लोग। देखो आज थोड़ा बहुत नई चीजें भी देखने के लिए मिल रही है हम लोग को, और ये बहुत अच्छा है, कोई भी चीजें वैल्यू एडिशन है, कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, तो कोई गलत बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, द डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप, स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात आ रही है, याद आए क्या, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लजेस फेयर, याद आ रही है क्या, वो वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, उसमें द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वेयर द डैश टाइप, सॉरी अरे बाबा बहुत महंगा पेन है भैया। The dash style of leadership is where the focus of power is with the manager। Okay, कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पर फोकस ऑफ पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द मैनेजर, ठीक है। आगे और देखते हैं, और भी दिया हुआ है, द मैनेजर अलोन एक्सरसाइजेस डिसीजन मेकिंग, बाबा वो सब डिसीजन वो ले रहा है, किसी की सुन रहा नहीं है, किसी को पूछ रहा नहीं है, बस इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अलोन एक्सरसाइजेस अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, रिवॉर्ड भी पनिशमेंट भी, इसका सारा कंट्रोल, अथॉरिटी सारा, पावर सारा फोकस उसके पास। भैया ये तो गब्बर सिंह का भाई है, ये एक अथॉरिटेरियन है, आंसर इज सी, अथॉरिटेरियन लीडरशिप। डेमोक्रेटिक तो यार कंप्लीटली डिफरेंट है, लजेस फेयर फ्री रेन है, जहां पर एक्चुअली लीडरशिप तो है भी नहीं, पूरा कंट्रोल छोड़ा हुआ है लीडरशिप ने, सिर्फ गाइडेंस रोल रहता है वहां पर मैनेजमेंट का। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है लिस्ट के अंदर, contingency theories of leadership are based on the belief that, contingency theories, ये एक important topic है contingency theory, जहां पर भी contingency theory के questions पूरे मेरे सीरीज में आए हैं, वहां पर आप लोग प्लीज उस पर ध्यान देंगे। contingency theories of leadership are based on the belief that, डायरेक्ट आंसर पर आता हूं, there is no single style of leadership appropriate to all situations, कोई भी सिंगल टाइप का लीडरशिप नहीं है। कभी कभी लीडरशिप का डिमांड डेमोक्रेटिक तरह से आता है, कभी कभी लीडरशिप का डिमांड ऑथोरिटेरियन ऑटोक्रेटिक की तरफ आता है, कभी बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, तो वो कंटिजेंसी थियरी है।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लीडरशिप का पैटर्न, लीडरशिप का स्टाइल चेंज होता रहता है। तो दिस कंटिंजेंसी थियरीज आर बेस्ड ऑन व्हाट बिलीफ दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू, हर तरह की सिचुएशन के लिए एक तरह का लीडरशिप ऐसा नहीं है। ये कौन कहता है? कंटिंजेंसी थियरी कहता है देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट या राइट फॉर ऑल सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप पैटर्न चेंज होना चाहिए। जहां पर घोड़े हैं रेस में तो वहां पर हमको ऑटोक्रेटिक बनने की जरूरत नहीं है, जहां पर गधे हैं तो वहां पर सेंट्रलाइज रखना ही पड़ेगा हम लोग को, सिंपल है कि नहीं, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। तो ये कंटिंजेंसी थियरी की बिलीफ थियरी है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, when determining the most appropriate form of leadership, ओके हमको ये डिटरमाइन करना है, हमको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप है, कौन सा स्टाइल अपनाना है लीडर ने। हम लीडर है, हमने कौन से तरीके से काम करवाना है लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड, ये डिटरमाइन, ये डिसाइड करते वक्त कि कौन सा फॉर्म ऑफ लीडरशिप अपनाना है, क्या कंसिडर करना जरूरी है। मैनेजर, जी हाँ, सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करना कि मैनेजर खुद कैसा है, मैनेजर को लोगों पर भरोसा है या नहीं, कॉम्पिटेंट है, कॉन्फिडेंट है या नहीं, डेलीगेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मार्क करके रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, द ग्रुप में गधे या घोड़े, कॉम्पिटेंट लोग है, एफिशिएंट लोग है या नहीं है, थियरी एक्स थियरी वाई वाले लोग है क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, लीडरशिप कंसिडर करते वक्त कौन सा स्टाइल अपनाना है, हमारे पास लोग कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडरेशन का, ठीक है। तो ये भी सही लग रहा है। द वर्क एनवायरमेंट, बाबा काम कैसा है, छोटा स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोली है, तो द वर्क एनवायरमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या बन जाता है, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड when we are deciding the most appropriate form of leadership, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, which of the following statements about leadership is false। स्टेटमेंट्स है 4, जिनमें से शायद 3 ट्रू होंगे और एक फॉल्स रहेगा, वो हमको समझना है कौन सा स्टेटमेंट लीडरशिप के बारे में गलत है, नहीं है। ओके, लीडरशिप डज नॉट नेसेसरीली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया स्टेटमेंट तो ट्रू है, जरूरी नहीं है हायरार्किकल स्ट्रक्चर के हिसाब से लीडरशिप है, नीचे भी छोटे छोटे लीडर्स रहते हैं जो बाय बर्थ लीडर्स रहते हैं, अपना उनका छोटा सा काम रहेगा, छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा सा ग्रुप रहेगा उनके अंदर, फिर भी वो लीडर बन जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे लीडर्स बड़े बनते जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट। लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की में है उस पोजीशन में तो ही लीडर है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नॉट एवरी लीडर इज अ मैनेजर, ये भी ट्रू है। Not every leader is a manager. This is a fact, है ना, ये ट्रू चीज है। हर लीडर मैनेजर नहीं है। फिर हमको ढूंढना है कौन सा फॉल्स है, भूलना नहीं। When people operate as leaders, when people are operating as leaders, okay, their role is always clearly established and defined. जब भी लोग लीडर का रोल निभा रहे हैं, जब लीडर है, जब कोई भी इंसान लीडर है, तो उनका रोल हमेशा, ऑलवेज, ध्यान देने वाला वर्ड ऑलवेज है। Their role is always clearly established and defined. ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी पर्सन लीडर है उसका रोल क्लियरली स्पेसिफाइड होगा या उसका रोल मेंशन्ड होगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। नहीं यार, लीडर है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको सब पता है, सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना हुआ है, क्लैरिटी है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सीखते सीखते भी लोग लीडरशिप आने के बाद भी सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं जब कुछ क्लैरिटी रहता नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडियन कैप्टन बने सौरव गांगुली इन द ईयर 2000, बन गए, किसी सिचुएशन के वजह से बन गए, कभी तब रोल कुछ बना हुआ नहीं था कि आपको ऐसा काम करना है वैसा काम करना है, बस कैप्टन ढूंढ रहे थे, मिल गया एक बंदा, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता गया एंड ही टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। चलो वो एक अलग स्टोरी है, अभी वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है तो फिर इसलिए उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे देता रहता हूँ, ठीक है। देखो भैया ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैनेजमेंट ढूंढने के लिए किताबों के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें मिल ही जाती है। नहीं मिल रही है तो करण सर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन्फ्लुएंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ, लीडरशिप इन्फ्लुएंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डैश that the leader can exercise over the followers. Leadership influence will be dependent upon the type of dash that the leader can exercise.
over the followers will be dependent upon the type of power the leader can exercise. कौन सा वाला किस टाइप का पावर लीडर एक्सरसाइज करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. लीडरशिप इन्फ्लुएंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पावर अ लीडर कैन एक्सरसाइज अपॉन द फॉलोअर्स. कौन सा टाइप का फॉलोअर पावर वो एक्सरसाइज कर रहा है उसके ऊपर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है. लीडरशिप इन्फ्लुएंस विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट फैक्टर. टाइप ऑफ पावर, लीडरशिप का इन्फ्लुएंस कितना है विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ पावर द लीडर कैन एक्सरसाइज ऑन हिज फॉलोअर्स. वो पनिशमेंट वाला पावर है, रिवॉर्ड वाला पावर है, उसकी पर्सनैलिटी वाला पावर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, चलो ये भी आसान सा था. कॉन्सेप्ट था इसमें. क्वेश्चन नंबर 28. चलो नाम वाला क्वेश्चन है तो सिंपल बात है, लर्न करना पड़ेगा. Who suggested strategic factors refer to those strategic factors refer to those that are most important in determining. Strategic factors are the most important in determining the actions to be taken in solving a given problem. ये किसने बोला कि strategic factors कौन से factors है जो डिटरमाइन करते हैं एक्शन टू बी टेकन इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ये हमको स्टेटमेंट सजेशन दिया था चेस्टर बर्नैर्ड जी ने. तो ए को मार्क कर लेंगे प्लीज. Chester Bernard was the one who suggested that strategic factors refer to those that are most important in determining the actions to be taken to solve a given problem. ठीक है, याद रखना पड़ेगा हमको. ऐसा एक क्वेश्चन मिनिमम हमारे पेपर में आएगा. मिनिमम 2 भी आ सकता है, एट द मोस्ट 2 आएगा ही आएगा. तो इसीलिए पढ़ाते वक्त भी मैं बोलता हूँ कि यार ये डेफिनेशन किसने दिया था, क्या दिया था, वो पता रहना चाहिए. आते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आते हैं क्वेश्चन. बच्चे थोड़ा सा ऐसा नाराज से हो जाते हैं, सर यार ये पूछने की बात है क्या, कैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या. बट ठीक है यार, थोड़ा बहुत थियरी भी है, थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा, है ना. तो वो भी हम लोग मेमोरी का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना. चलो क्वेश्चन नंबर 29. अ डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. देखो अभी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. अभी ऑप्शंस देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे. गड़बड़ करना नहीं है. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है. किस टाइप का डिसीजन है. ए प्रोग्राम डिसीजन, नहीं प्रोग्राम डिसीजन तो नहीं है. बी नॉन रूटीन डिसीजन, ठीक है, रूटीन वाला डिसीजन तो नहीं है. ये बात कुछ हद तक सही लग रही है तो इसको होल्ड पर रखते हैं. सी पर्सनल डिसीजन. अरे भैया मैं कंपनी में हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये मेरा कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है कि बीवी ने बोला इसलिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना जा रहा हूं. कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल भी पर्सनल डिसीजन नहीं है. डी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. अभी ध्यान से बात को समझो. 50-50 लाइफलाइन के बाद ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट हो चुके हैं. क्वेश्चन है डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. दिस इज ऑफ कोर्स अ नॉन रूटीन, मतलब नॉन प्रोग्राम डिसीजन है. एक्चुअली तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन है. क्या हमने ये पहले भी एग्जांपल देखा है कि इसके लिए कोई ऐसा बनकर रखा हो नहीं, रिपीटेटिव नेचर का नहीं. लेकिन नॉन रूटीन नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हुए भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज है क्या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का थिंक टैंक क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी है क्या नहीं, ये सब चीजें कंसिडर होती है. इसलिए लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. ऑप्शंस को देखकर फिर हमको रिलेट करके आंसर देना है. नॉन रिपीटेटिव है तो नॉन प्रोग्राम्ड है, लेकिन नॉन प्रोग्राम्ड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आया है. और 100% ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है. एक प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉट्स ऑफ एनर्जी इज एट स्टेक. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है. आई होप ये समझ में आया है. क्वेश्चन नंबर 30. चलो फटाफट देखो, मस्त डिस्कशन हो रहा है. जब भी बहुत मस्त डिस्कशन होता है ना भैया, मुझे लेक्चर में मजा आ जाता है. आई डोंट नो व्हाई, इवन दो आई पीपल टेल मी कि आई टीच थियरी सब्जेक्ट्स, OCM एंड BCK एंड मैनेजमेंट. लोग बोलते हैं यार भैया आप थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो. सर आप थियरी है यार, लेकिन कॉन्सेप्ट से डेवलप होते हैं. इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास में ये सब चीज़ों के देखने को मिलते हैं, तो इतना मस्त डिस्कशन होता है, तो मुझे बहुत मजा आता है. दैट इज वाई आई लव दिस सब्जेक्ट्स. I am teaching these subjects because I love these subjects. Karan sir, वैसे I have done my post graduation in biotechnology. फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला आदमी हूँ बाय हार्ट. लेकिन मेरा एजुकेशन भी उसमें है, मेरा एक्सपर्टीज़ भी उसमें है. 8, 9, 10 स्टैंड में मैं SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ. अलजेब्रा ज्योमेट्री भी आता है मुझे, पढ़ा लेता हूँ कभी कभी. बट माय वाइफ अपर्णा मैडम एक्चुअली अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाते हैं. उसके अलावा लैंग्वेजेस पढ़ा लेता हूँ. बट बिकॉज आई लव दीज सब्जेक्ट्स, बिजनेस भी बहुत सारा किया हुआ है, कई बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूँ. फैमिली बिजनेस वाली है तो वो देखा हुआ है, कुछ पढ़ाई भी किया हुआ है, छोटे मोटे कोर्सेज भी किए हुए, डिग्रीज भी लिए हुए. इससे रिलेटेड भी ऑफकोर्स आफ्टर माई हायर एजुकेशन, साइंस का बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद, तो इसलिए मज़ा आता है, इसलिए सब्जेक्ट सिखाता हूँ. और अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल, अपना नॉलेज और अपना जो एंजॉयमेंट, जॉय फैक्टर है ना, वो सब इसमें लगा देता हूँ जी जान से.
and that is why I am able to teach these subjects, because I am a student of these subjects. You are a teacher only till you are a student. आप एक टीचर हो तब तक जब तक आप एक स्टूडेंट हो. जिस दिन मेरे अंदर का स्टूडेंट मर जाएगा, टीचर अपने आप मर जाएगा. ये मुझे बिलीफ, ये मेरी सोच जब से मैंने टीचिंग के बारे में सोचा था, डिसाइड किया था, तब से है. एंड ये फैक्ट भी है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये फैक्ट है. ठीक है, चलो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे यार. अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग द चूजन ऑल्टरनेटिव. इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग चूजन ऑल्टरनेटिव मतलब अपन ने डिसीजन ले लिया है, अपने सामने ऑप्शंस थे, अपन ने अभी एक ऑप्शन चूज कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, अभी हमें उसको क्या करना है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है. ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मतलब डिसीजन ले लिया अभी, वो डिसीजन सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए. इसके लिए क्या जरूरी है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से जरूरी वाला फैक्टर देखना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, गड़बड़ करना नहीं. गेटिंग अपर मैनेजमेंट सपोर्ट, ये एक ऑप्शन है कि बाबा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए अपर मैनेजमेंट. अरे भैया हमने डिसीजन लिया है, अपर मैनेजमेंट का सपोर्ट रहेगा तो ही तो डिसीजन हुआ है ना, हो चुका है डिसीजन, अभी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब सही नहीं है आंसर. डबल चेकिंग योर एनालिसिस फॉर पोटेंशियल एनालिसिस, वो सब हो चुका है, उसके बाद चूज हुआ है यार. सब चीजें एनालिसिस वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद डिसीजन लिया, तो ये नहीं चाहिए. फिर अलाउइंग दोज इंपैक्टेड बाय द आउटकम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, जिनके ऊपर आउटकम का इंपैक्ट हो रहा है, डिसीजन का इंपैक्ट हो रहा है, उनको पार्टिसिपेट कर लो, उनको जोड़ लो प्रोसेस के अंदर, उनको भी ले लो. इसको होल्ड पे रखते हैं, डी देखते हैं. इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म कंसर्निंग योर चोजन ऑल्टरनेटिव, भैया ऐसा चलता नहीं है, इग्नोर करके चलता नहीं है. लोगों के ऊपर आउटकम, उसका आउटपुट है, उसका रिजल्ट हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, तो उन लोगों को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा. तो अगर अच्छा इंप्लीमेंटेशन चाहिए, डिसीजन ले लिया है, उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, तो जिन लोगों के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है उन लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना लो. ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर उससे इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा. भाई मेरे ऊपर असर हो रहा है, काम मुझे करना है, मुझे पूछकर डिसीजन लिया गया है, मेरी राय ली गई है, तो डिसीजन होने के बाद मैं ऑटोमेटिकली काम अच्छी तरीके से करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा क्या नहीं करूंगा. कैप्टन ने टॉस जीता है, सोचता है बैटिंग लू या बॉलिंग लू, लेकिन टॉस से पहले ही ओपनिंग बैट्समैन से बात करके आया था, यार तुम लोग क्या लगता है कंफर्टेबल हो क्या, बैटिंग कर पाओगे क्या इस कंडीशन में, तुम्हारी क्या राय है. तो बैट्समैन बोलते हैं हाँ यार मुझे लगता है कि रन्स बन जाएंगे, पिच अच्छा चल रहा है. तो फिर कैप्टन आता है बाहर, टॉस जीतता है, बोलता है बैटिंग लूंगा. तो ओपनर्स भी खुश है, यार मेरे को सोचकर डिसीजन लिया गया, जाते हैं और जीत जान से बैटिंग करते हैं, रन बनाना चालू कर देते हैं. सिंपल बात है कि नहीं. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कब हो पाया, जब जिसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा था, ओपनर्स के ऊपर इंपैक्ट हो रहा था, तो उनका भी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन था. सिंपल बात है, राइट. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर पीपल जिनको क्रिकेट समझता नहीं है, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, राइट. ऐसा एक वियर्ड तरीका है मेरा पढ़ाने का, तुम लोग यकीन नहीं करेंगे. मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ही मम्मी पापा भेलपुरी, पानीपुरी, नींबू पानी और रसना और फुटबॉल और क्रिकेट और हम सो रहे हैं, ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर पढ़ाता हूँ. चलो आगे बढ़ेंगे. When a manager made a decision and he is uncertain about the outcome, मैनेजर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन he is uncertain about the outcome, his decision is likely to be, उसने डिसीजन ले लिया है, अनसर्टन है कि आउटकम क्या होने वाला है, तो उसका डिसीजन क्या है, उसका डिसीजन इज रिस्की. डिसीजन घेतलेला आहे लेकिन पता नहीं है, अनसर्टन है कि क्या आउटपुट आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है, तो डिसीजन बहुत रिस्की डिसीजन है. सिंपल है. पुअर क्वालिटी बोल नहीं सकते भैया, हो सकता है कि राइट ठहर जाए, अनएक्सेप्टेबल नहीं बोल सकते, डिसीजन ले लिया एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए रिस्की डिसीजन है. सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. 32 पे जाएंगे. व्हेन अ मैनेजर नोज लिटिल अबाउट द इंटेंडेड गोल, डिसीजन ले रहा है, उसके गोल, डिसीजन से कौन सा गोल अचीव करना है, इंटेंशन क्या है, उसके बारे में पता नहीं है, पहली बात. एंड द आउटकम ऑफ द ऑप्शंस आर अनक्लियर, जो भी ऑप्शंस है, ऑल्टरनेट्स है, उसका आउटकम क्या आने वाला है उसका भी क्लैरिटी नहीं है. What type of situation are they in? मैनेजर कौन सा सिचुएशन में है, एक मिनट. ऐसे सिचुएशन में आपका मैनेजर कौन से कंडीशन में है, ऐसे सिचुएशन में आपका मैनेजर एम्बिग्यूटी में है. He or she is in ambiguity, cannot relate, cannot be able to understand कि क्या होने वाला है. हमने डिसीजन ले लिया है, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हमको गोल के बारे में पता नहीं है. ऑप्शंस जो थे, उन ऑप्शन से होने क्या वाला है, वो आउटपुट जो है, आउटकम जो है, उसका क्लैरिटी नहीं है. तो ये कौन सा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है एम्बिग्यूटी का सिचुएशन.
वेयर वी आर नॉट एबल टू रिलेट, वेयर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंड, तो ये एक एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन वाला काइंड ऑफ सिचुएशन रहता है, राइट। ऐसे बहुत बार सिचुएशन आता है, हर बार क्लैरिटी रहेगा डिसीजन मेकिंग में, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसलिए डिसीजन मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी लिया गया है और हमारे लाइफ में हर स्टेज में कोई भी इंसान कहीं पर भी हो वो डिसीजन ले रहा है, भले ही बड़ा हो या छोटा हो वो डिसीजन जरूर ले रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू, यार रेल के पटरी की तरह है, रेल के ट्रैक की तरह है। कौन कौन? कंट्रोल और प्लानिंग। अच्छे कंट्रोल के लिए अच्छा प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग का एग्जीक्यूशन अच्छे कंट्रोल से होता है। कंट्रोल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में बताते आता हूँ, मैं मियाँ और बीबी की तरह कंप्लीटली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, रिलेटेड एक दूसरे से, बहुत एक दूसरे के ऊपर असर होता है इसका। दे आर लाइक द ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, दो पटरी है ना, साथ में चलते रहते हैं, राइट। गाड़ी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है क्या, 35 है सीधा। व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न सेवरल डिफरेंट जॉब्स, एक आदमी बहुत सारे काम सीख गया विद इन अ वर्क यूनिट और अ डिपार्टमेंट, ये किसके कारण हो पाए? एक आदमी कई सारे दूसरे काम सीख गया, किसके कारण? जॉब रोटेशन के कारण। दिस इज नोन एज जॉब रोटेशन। वन इंडिविजुअल लर्न सेवरल डिफरेंट जॉब्स, एक आदमी कई सारे काम सीख गया, जॉब रोटेशन। आज ये काम दे दिया, कल प्रोडक्शन का दे दिया, परसों अकाउंटिंग का दे दिया, फिर डिस्पैच का दे दिया, राइट। मुझे मेरे कंपनी के दिन याद आ गए। आई वॉज वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी इन दमन फॉर अराउंड 1.5 years, तो बहुत सारा काम सीखने को मिलता था। चलो क्वेश्चन नंबर 36, डैश इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। सिंपल है यार, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया, अभी वो मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग करने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर क्या रहा है? डिकोड कर रहा है। सिंपल है, रिसीवर डिकोड करता है, भेजने वाला सेंडर एनकोड करता है, बनाता है। सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following types of plans is highly interdependent? Okay, types of plan, कौन सा वाला highly interdependent है? And must take into account the resources and capabilities of the organization and external environment. ऐसा कौन सा प्लान है जो interdependent है और उस प्लान ने ध्यान रखना चाहिए कितने रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कैपेबिलिटीज है और क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये प्लान होता है स्ट्रैटेजिक प्लान, कि भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, हमारे टीम में फास्ट बॉलर्स है क्या, बैट्समैन अच्छे हैं क्या, फॉर्म में है क्या, पिच कंडीशन कैसा है, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम वॉर पे जाते हैं, तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जिस एरिया में वॉर होने वाला है उसका क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पर कितने हमारे पास मैन पावर, हमारे मतलब ऑफिसर्स कितने अवेलेबल है, सामने वाले का क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास टाइप ऑफ अम्यूनिशन क्या है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिसोर्सेज एंड आवर कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो द एनवायरमेंट। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान है, राइट। स्ट्रैटेजी ये वर्ड हमें हमारे मिलिट्री से लिया गया है, इसीलिए एग्जाम्पल वो वाला दिया आपको। बीसी के पढ़ाता हो तो वहां पर भी ये सब चीजें समझाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, एट द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, पहला स्टेज है। ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली इंडल्ज्ड इन व्हाट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है एट द वेरी अर्लियर स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या कर रही है? प्लानिंग कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है यार अर्ली स्टेजेस से ऑर्गेनाइजेशन के, तो काम क्या करेगी? प्लानिंग करेगी कि नहीं करेगी, फिर एग्जीक्यूशन पर आएगी। सिंपल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, फीडबैक ऑफ डैश इज नेसेसरी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमको प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो किसका फीडबैक जरूरी है? किसका फीडबैक जरूरी है? ए कस्टमर, हायर, कस्टमर का फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। खाना अच्छा था या नहीं था, कस्टमर बताएगा, बोलेगा यार नहीं सर थोड़ा सा गड़बड़ था, सर्विस थोड़ा सा स्लो था, तो ये फीडबैक हमारे लिए जरूरी है। हम ज़्यादा लोग अपॉइंट करेंगे, कर सकते हैं क्या नहीं? ठीक है, फिर आगे भी देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़, जी हाँ, एम्प्लॉयज़ का भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सिस्टम सही नहीं चल रहा है, सर ज़्यादा लोग चाहिए, सर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पा रहे, सर हमें तरीका चेंज करना चाहिए, तो ये फीडबैक होता है क्या नहीं होता है, राइट। इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स, हाँ भैया इन्वेस्टर्स भी फीडबैक देते हैं, उनका फीडबैक भी हमें हमेशा हेल्प करता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फीडबैक ऑफ कस्टमर्स, इन पीपल हु आर इन्वॉल्व, द एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, बेसिकली एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स है, तो इनका फीडबैक बहुत नेसेसरी है टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। 40 देखेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, पहला ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, हम लोग परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग इट विद गोल्स
एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन। ये क्या है, हम परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ, और अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हम लोग करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। कर क्या रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना। गड़बड़ हुआ है तो हम लोग तुरंत रेमेडी के बारे में, करेक्टिव एक्शन के बारे में सोचते हैं क्या नहीं, स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट चेक करते क्या नहीं करते, यस और नो। चलो क्वेश्चन नंबर 41, स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग डैश रिसोर्सेज। स्टाफिंग कौन से रिसोर्सेज के लिए है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। सिंपल है यार, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछो जरा, मजा आ जाता है हम लोग को, है ना। नहीं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछो, कॉन्सेप्ट के दम पे मार्क्स लेके आएंगे। क्यों, पढ़ा रहा हूं ना मैं, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्विंग करो। चलो, डिकोडिंग इज सेड टू बी कैरियर ऑफ मैसेज सेंट बाय अ पर्सन टू अनदर। डिकोडिंग सेड टू बी कैरियर ऑफ मैसेज, नहीं यार, मीडियम है ना, कैरियर ऑफ मैसेज। डिकोडिंग तो अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज है। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना, याद आया। चलो क्वेश्चन नंबर 46, मैन पावर प्लानिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन पावर प्लानिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स, आंसर ट्रू है। समझ में आया क्या, ऐसे फटाफट कॉन्सेप्ट्स आंखों के सामने घूमने चाहिए, तुरंत आंसर टिक होते जाना चाहिए, लेकिन गड़बड़ नहीं, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, एक लंबा सांस लेना और फिर आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आज का सेशन मजेदार था, मस्त रेंज था क्वेश्चंस का। 9th सेशन हमारा आज हो चुका, 9th पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके। जस्ट वन मोर लेक्चर टू गो। कीप ट्यून्ड टू द चैनल, बहुत सारा कंटेंट चैनल पर आ रहा है। मैंने आज बताया कि आकाश सर इज लाइव ऑन आवर चैनल एट 4 PM डेली। सबसे पहले तो सोगा चल रहा है आकाश सर का पूरा CMA फाउंडेशन का लॉ का रिवीजन, और बहुत सारे चीजें हमारे चैनल पर आने वाली है। बहुत सारा कंटेंट आ चुका है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और प्लीज पढ़ाई करो। मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइम मैनेज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ और फिर एग्जीक्यूट करो। रिसोर्सेज को देखो, ये देखो कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से आप बेस्ट अपने आप को समझ सकते हो, अपने आप को आप परख सकते हो। तो उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ और फटाफट इंटर के लिए हमारे पास आ जाओ। चलो, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर, कीप स्टडीइंग हार्ड, बाय बाय।